आज जो खबरें मैं आपके सामने रख रहा हूं उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइए, खुद फैसला कीजिए कि मुल्क के हालात क्या हैं, हमारे जवान किस तरह शहादतें दे रहे हैं, हमारे मासूम लोग जिस तरह से कत्ल किए जा रहे हैं, जिस तरह शहीद किए जा रहे हैं, और हमारे हुक्मरान दूसरी तरफ किस तरह से आपस में लड़ झगड़ रहे हैं सीटों के लिए, पोस्टिंग्स के लिए। अब क्या वजह है आमना कि होना तो चाहिए कि हर आने वाले दिन पहले दिन से बेहतर हो। हमारी सूरत हाल ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है। अभी आप देखते हैं जितनी इंडस्ट्री 150 से ज़्यादा इंडस्ट्री पिछले 2-2.5 सालों में बंद हो चुकी है, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। इसमें कितने लोगों के जॉब गए हैं आमना, बेरोज़गारी की सतह कितनी नीचे चली गई है। उसके बाद आप देखते हैं गुर्बत, वो कहा जा रहा है कि जी अब 25 करोड़ में से 10 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की निचली सतह पर चले गए। बिल्कुल ऐसी आपकी वक्त आ गया कि हुकूमत वक्त फैसला करे। और हाईकोर्ट से खबर आई है, वज़ीर-ए-आज़म के करीबी अजीजों की 759 कनाल जायदादों की नीलामी का हुक्म। इन्होंने कर्जा लिया, वो कर्ज वापस नहीं हो रहा, डिफॉल्टर के करार दे दिए गए हैं। और निजी बैंक के वकील ने मौक़िफ़ बनाया कि ब्रदर्स शुगर मिल्स को 2016 में कर्ज की अदम अदायगी पर डिफॉल्टर करार दिया गया। तो सूरत हाल जो है ना, वो जिसको कहते हैं तरक्की माकूस नीचे की तरफ जाना, ये बड़ा परेशान कुन है। कहावत है ना कि जब अपने घर के गहने बेचने पड़ जाए, जब घर की जो है पुश्तैनी संपत्ति बेचनी पड़ जाए, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और ऐसी ही हालत बिल्कुल आज आ गई है पाकिस्तान के ऊपर, जहां पर शरीफ परिवार के अपने एसेट्स, शरीफ परिवार के अपने एसेट्स जो है वो नीलाम करने पर मजबूर हो गए हैं। और नीलामी क्यों? क्योंकि कारण हम सबको पता है, पाकिस्तान में इतने बायर्स ही नहीं है। एक तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो, चलो जो चंद लोग हैं वो खरीद भी लें। यहाँ पर बायर्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई पाकिस्तान में, इसलिए नीलामी की बात आ गई है। तो अब पाकिस्तान के अंदर ये स्थिति हो गई। और ये क्या है? ये अपने खुद के केसेस है, खुद के ऊपर पर्सनल चीजें हैं। पाकिस्तान की आपको याद हो, इमरान खान के टाइम पर ये हुआ था कि भाई गधे बेचे जा रहे हैं, गाड़ियां बेची जा रही हैं, नाश्ते की टेबल में से चाय के संग में बिस्कुट हटा दिया है कि भाई मंत्रिमंडल बाकी लोगों से मिलेंगे, देश के लोगों से, जज वज से, इन सब से, तो चाय ही पियेंगे, खाली बिस्किट नहीं खाएंगे, उससे खर्चा ज्यादा होता है। अब उससे भी एक कदम आगे की स्थिति यहाँ पर बनाई है। आज जो खबरें मैं आपके सामने रख रहा हूं उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइए, खुद फैसला कीजिए कि मुल्क के हालात क्या हैं, हमारे जवान किस तरह शहादतें दे रहे हैं, हमारे मासूम लोग जिस तरह से कत्ल किए जा रहे हैं, जिस तरह शहीद किए जा रहे हैं, और हमारे हुक्मरान दूसरी तरफ किस तरह से आपस में लड़ झगड़ रहे हैं सीटों के लिए, पोस्टिंग्स के लिए। क्या उनके मामलात चल रहे हैं, फंडिंग के लिए बाकायदा मीटिंग्स हो रही हैं कि कितनी फंडिंग मिलेगी, क्या होगा। उनकी लड़ाइयां इस बात पर चल रही हैं। तरजीहात आप देखिए, किस तरह हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में घुसकर यहां पर कार्रवाइयां कर रहा है, यहां पर हमारे लोगों को मार रहा है, और यहां पर उसको डिस्कस भी नहीं किया जा रहा कि हाफिज सईद जमातुद दावा के हैं, लश्कर तैयबा के हैं, उनको टारगेट किया गया है। जबकि कहा जा रहा है नहीं, उनकी जमात का कोई और शख्स है, वो जेलम में उसको टारगेट किया गया, जिसको भारत ये कहता है कि जी वो कश्मीर में आज़ादी की तहरीक में वो शामिल थे। तो इस पर अब आप ये देखें कि बात हो रही है कि यहां पर टारगेटिंग उन लोगों की हो रही है जिनको भारत समझता है कि वो कश्मीर में आज़ादी की, मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक चलवा रहे थे या चला रहे थे, उसमें एक्टिव थे। इससे पहले कुलभूषण यादव जो भारतीय एजेंट है, पाकिस्तान में पकड़ा गया, उसको पकड़वाने में जिन आलम दीन ने मदद की, ये उनका खुद भी दावा है भारतीय मीडिया का, उनको भी यहां पर शहीद कर दिया गया। अबू कत्ल भी इनको कहते हैं, और इनका असल नाम जियाउर रहमान था। इनके करीबी साथी कह रहे हैं कि रॉ ने इनको कत्ल करवाया है। वो ये कह रहे हैं कि अब देखिए, रॉ यहां पर अपने एजेंटों के जरिए लोगों को मरवा रही है, चुन चुन के कत्ल कर रही है। पहले भी ये वाकयात हो चुके हैं और अब फिर एक वाकया हो गया है, और इनको गार्ड समेत हफ्ते की रात को कत्ल कर दिया गया। और इसमें यह भी खबर आ रही है कि नून लीग कह रही है कि हमें आप सिंध में हिस्सा दें, पीपल्स पार्टी कह रही है पंजाब में हिस्सा दें। ये उस वक्त हो रहा है जब हमारे जवान, आज भी बलूचिस्तान में FC पर हमला किया गया, उसमें हमारे FC के जवान शहीद हुए, दीगर लोग शहीद हुए। मैं आज की आपको खबर बता रहा हूं। इतने हौलनाक वाकयात हो रहे हैं, और यहां पर यह हो रहा है कि जी वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स गिनवाई है नून लीग ने, कि आपके कहने पर हमने फलां फलां ट्रांसफर पोस्टिंग की, ये भी वहां पर गिनवाया गया है। IG को बिठाया जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी बिठाया जा रहा है, ये काम हो रहे हैं यहां पर इस मुल्क में। सोचिए जरा आप। और वो गिनवा रहे हैं जी हमने आपके कहने पर ये किया, वो किया। और हाईकोर्ट से खबर आई है, वज़ीर-ए-आज़म के करीबी अजीजों की 759 कनाल जायदादों की नीलामी का हुक्म। इन्होंने कर्जा लिया, वो कर्ज वापस नहीं हो रहा, डिफॉल्टर के करार दे दिए गए हैं। और निजी बैंक के वकील ने मौक़िफ़ बनाया कि ब्रदर्स शुगर मिल्स को 2016 में कर्ज की अदम अदायगी पर डिफॉल्टर करार दिया गया। और 9 जायदादों की नीलामी के लिए 25 अप्रैल, 2 मई, 9 और 16 मई की तारीखें भी मुकर्रर कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म के कज़न
मियां असलम बशीर और उमर अदरीस समेत दीगर ने कर्ज की गारंटी दी थी। मियां फुरकान, फातिमा फुरकान, महर उमर, फरूख असलम, ममूना असलम ने भी कर्ज की गारंटी दी थी। तो ये कहा जा रहा है जी कि 20,83,78,000 की रिकवरी के लिए डिफॉल्टर की जायदाद नीलाम की जाए। ब्रदर शुगर मिल्स के मालिकान ने कर्ज के लिए जायदादें भी रहन रखवाई। अलबत्ता ये सरकारी ज़राए बता रहे हैं कि कई जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है क्योंकि उनकी हालत तशवीशनाक है। 35 जख्मी बताए जा रहे हैं। 3 FC का एहलकार और 2 शहरी शहीद हुए हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी जवाबी कार्रवाई की। इब्तदाई कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहनुम वासिल, इलाके को घेरे में ले लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। क्यों है? क्योंकि 2-3 हमले बड़े हो गए। इससे पहले भी आपको तो वीकली ब्रीफिंग करनी चाहिए थी, इस पे मंथली कर देते। मैं कह रहा हूँ मंथली भी नहीं करते, 6 महीने में एक बार ब्रीफिंग कर देते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज, अगर आप फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फेलियर्स इस लेवल पे आ गई कि एक सर्कुलर निकालना पड़ा कि जो भी अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसको हम सैक कर देंगे। है पॉलिसी में गलती है। ऊपर बैठे हुए लोगों को कुछ नई कहानी बताई जाती है। ऊपर वाले बिल्कुल अपने बॉटम के एक चीफ्स जो हैं अपने जवान से कटा हो चुके हैं। जवान की प्रॉब्लम उन्हें पता नहीं, वो पता करना भी नहीं चाहते। मोडस ऑपरेंडी क्या भी है, लेकिन 150 से 200 लोग आ रहे हैं, 50 कम से कम आते हैं। आपके एक चौकी में कितने लोग होते हैं? 5-6। 3 शिफ्ट में ना चौकी, उन्हें तो 3 शिफ्ट में काम नहीं करना है। ये ले तो एक बार में सारे लेके आता है। वो 1-2 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए लेके आता है, फिर चला जाता है। फिर 150 आदमी पूरे हफ्ते सोते हैं। लोकल एरिया इंटेलिजेंस LIU जिसे बोलते हैं, टोटली फेल है वहां पे। या तो LIU में जो आदमी बिठा रखे हैं वो सारे के सारे BLA के ही हैं, क्योंकि BLA की इंटेलिजेंस LIU से 100 गुना ज्यादा बेटर है। उनको पता है कि कब जवान अपने कंटोनमेंट से निकलेंगे, उन्हें पता है कि कब रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, उसी समय उनका आदमी पहुंचता है ब्लास्ट। पाकिस्तानी आदमी को ये नहीं पता लग पाता कि 150 से 200 आदमी आ रहे हैं ट्रेन हाईजैक करने के लिए। तो ये फेलियर है, और इस फेलियर को जब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इट्स गोइंग टू बी सीरियस। लाजमी सी बात है, फौज जितनी मर्जी हम कहें कि जी उनके पास ट्रेनिंग भी होती है, वेपन भी होता है, सारी चीजें होती है और इस काम के लिए होती है, लेकिन अगर उनके साथ आम आवाम की सपोर्ट नहीं है तो उनका काम डबल मुश्किल हो जाता है। ये मुश्किल जंग है, हमें ये बात माननी पड़ेगी। आसान नहीं है ये, कोई भी इसको जो भी कहे, लेकिन ये मुश्किल एक जंग हम लड़ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज जो लोग हैं हमारे, जितने मैक्सिमम हमारे इदारों के साथ खड़े होंगे, और वो तब होंगे जब थोड़ा सा हम भी मतलब अपनी चीजों से थोड़ा सा कदम पीछे जाएंगे। ये मतलब हाल नहीं है कि मैं कहूँ कि जी इमरान खान को आप एक्सक्लूड कर दे। वो एक स्टेक होल्डर है भाई, यहाँ पे उसके फैन फॉलोइंग है, आप उसको लगाएं, आप उनको लगाएं साथ, तब जाके वो होगा, काम होगा। बिल्कुल उनकी जो गलतियां हैं आप उनको कहें, या जो भी आपने करना है करें, हमें उससे कोई वो नहीं है। आपकी अदालतों में केसेस हैं या कोई और चीज है, लेकिन आप कम से कम उनकी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन आपके साथ होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगी, आप उनसे कहें कि भाई इस इशू के ऊपर बाकी पॉलिटिक्स हम खेलते रहेंगे, आपको हमसे गिले होंगे, हमें आपसे गिले होंगे, लेकिन अगर मुल्क है तो हम है, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर क्या करेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान का मौजूदा समय में सबसे मजबूत परिवार, सबसे मौजूद, और सिर्फ पिछले 20-30 सालों में भी अगर आप देखोगे तो आपको सबसे मजबूत परिवार शरीफ परिवार ही नजर आएगा। इसका एक सदस्य प्रधानमंत्री है, इस परिवार का एक सदस्य जो है वो पंजाब का यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य, उसकी मुख्यमंत्री है। इनके मंत्रिमंडल में सब इन्हीं के खास चेले चपाटे लोग भरे हुए हैं। इनके ही परिवार के एक सदस्य हैं जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है देश की सत्ता पे इसी एक परिवार ने। सेकंड नंबर पे आप जाओगे तो आपको जरदारी परिवार नजर आएगा। तो जो सबसे मजबूत परिवार है, जिसके दुनिया भर में इतने सारे एसेट्स हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, मिलें चलती हैं, एक से एक होटल्स हैं, अपार्टमेंट्स के अपार्टमेंट खरीद रखे, बहुत पैसा है, पैसा छापने में कोई कमी नहीं। वो परिवार की आज जो है वो अपनी एसेट्स, अपनी संपत्तियां नीलाम हो रही हैं। ये स्थिति पाकिस्तान के अंदर बनाई है, और वो भी कोर्ट ने जबरन आदेश दिया कि नहीं, इनको नीलाम करिए, खजाने में पैसा नहीं है और आपको इतना ज्यादा पेरोल नहीं दे सकते, हमको अभी के अभी करना पड़ेगा, हम जबरन आपकी प्रॉपर्टी नीलाम करेंगे। प्रधानमंत्री, एक राज्य की मुख्यमंत्री, उसकी संपत्तियां इस तरह से नीलाम हो रही हैं, मानो लगता है नहीं, कभी सुनते थे हम
लखनऊ के नवाब पे हमला कर दिया अंग्रेज़ों ने, तो लखनऊ के 9 लखा हार नीलाम किए जा रहे हैं, लखनऊ की फलानी चीज़ें, और दुनिया देश के अलग अलग राज्यों की फलानी चीज़ें नीलाम की जाती थी। वैसी ही स्थिति आज कहीं ना कहीं हमको नज़र आ रही है। अब ये देश बात करता है, अच्छा कल की ही ये भी खबर आई कि भारत प्लीज़ हमको 5000 टन चीनी दे दो प्लीज़, और भारत ने वो देने का कहीं ना कहीं फैसला भी किया है, वो चीज़ प्रक्रिया चालू हो रही है। चीनी हमसे मांग रहे हो, आपकी अपनी संपत्तियां, निजी संपत्तियां जो है वो नीलाम होने पर आई हैं, और आप बातें करते हो आज भी कश्मीर फतेह करने की, आज भी आप जो है भारत के विरोधी इतने सारे आतंकवादियों को अपने देश में पनाह दे करके रखी है।